क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज भी हम आपके लिए कुछ लेकर आए। आप सभी को पता है कि हम आपके पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को करा रहे हैं। तो क्लास 10th कोर्स बी का आज हम करा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं अपनी स्पर्श बुक का स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड को आज हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने काव्य खंड के सभी अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को खत्म कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने गद्य खंड को, और गद्य खंड का हमारा प्रथम अध्याय है बड़े भाई साहब, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो प्रेमचंद जी का ही संस्मरण है जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा है कि खुद उनके बचपन में उनके भाई के साथ किस तरीके से वो हॉस्टल में समय बिताते थे। ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों को देखने वाले हैं। क्या है वो दो चीज़ें, पहले ध्यान से देखिए इनको। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्नों को। तो ध्यान से इनको पढ़ना है ताकि प्रैक्टिस हो सके ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास में गद्यांश क्या आ रहा है। पहला गद्यांश है, जब भी आप देखिए ये हमारा पाठ पूरा पढ़ा हुआ है तो इतना ज़्यादा हमें टाइम लगना नहीं चाहिए कि हम गद्यांश को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगाएं, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है तो हमें इतना समय नहीं देना है। तो फटफट पढ़ना है, क्योंकि जो समय हमें देना है वो सिर्फ अपठित गद्यांश और पद्यांश में देना है, बस और कहीं नहीं। आपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के। कौन बोल रहा है ये चीज़? बड़े भाई साहब बोल रहे हैं। 1,000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले स्वयं घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। तो जब हमारे जो लेखक हैं वो फर्स्ट आ गए और हमारे बड़े भाई साहब जी जो फेल हो गए, तो उस गुरूर में जो है ना थोड़ा बहुत हमारे लेखक ने सुनना जब बंद कर दिया था, तब ये सारी बात बड़े भाई साहब ने लेखक को बोली थी। तो ये तो हो गया गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, हेडमास्टर और उनकी बूढ़ी माँ का उदाहरण किस तथ्य को समझाने के लिए दिया गया? आखिर बड़े भाई साहब ने जब ये उदाहरण दिया तो वो क्या समझाना चाह रहे थे? जीवन की गंभीरता समझाने के लिए, जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है यह समझाने के लिए, दूसरा जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण है यह समझाने के लिए, या चौथा पुस्तकीय ज्ञान को महत्व समझाने के लिए? तो उन्होंने ये समझाने के लिए ये पूरा उदाहरण दिया हेडमास्टर साहब का कि जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है, यह समझाने के लिए। कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ ले जाओ तो जितना भी आपको जीवन में जैसे हमें कार्य करना है वो सब कुछ समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें हमें समझ में तब आती हैं जब हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो लेखक से ज़्यादा किसके पास है? बड़े भाई साहब के पास भी। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार हेडमास्टर साहब की डिग्री कहाँ बेकार हो गई थी? घर का प्रबंध ना करने पर, माँ का ध्यान ना रखने पर, पैसे संभाल कर ना रखने पर, या पैसों को दान करने पे। तो उनकी पूरी डिग्री जो है वो घर का प्रबंध ना कर पाने की जगह पर बेकार हो गई थी। भाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री प्राप्त करी, लेकिन घर का प्रबंध तो वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो उस जगह उनकी डिग्री बेकार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडमास्टर साहब द्वारा घर की स्वयं देखरेख करने का क्या परिणाम हुआ था? अब हेडमास्टर साहब खुद अगर देखभाल कर रहे थे तो क्या परिणाम हुआ था? खर्चा पूरा पूरा पड़ता था, बचत अच्छी खासी होती थी, वे कर्जदार हो गए थे, उनके घर में समृद्धि थी। तो क्या हुआ था? जब वो सब कुछ खुद देख रहे थे तो वे कर्जदार हो गए थे, प्रबंध भी नहीं देख पा रहे थे, और इधर उधर सही से खर्च ना कर पाने के कारण वो दूसरों से कर्जा भी लेने लगे थे। प्रश्न संख्या 4 है, घर में लक्ष्मी आने से क्या आश्रय है? अब ये बात एक जगह बड़े भाई साहब ने बोली ना, घर में लक्ष्मी आना, इससे क्या तात्पर्य है? पैसों की कमी होने से, पैसे समाप्त ना होने से, पैसों की बचत होने से, या घर में सुख समृद्धि आने से? तो यहाँ घर में लक्ष्मी आने का तात्पर्य ये था कि जब से उनकी माँ आई तब से घर में सुख भी आया और पैसे भी बचने लगे, और इस तरीके से वे समृद्ध होते चले गए।
प्रश्न संख्या 5 है। अब यहाँ पर कथन और कारण पर आधारित प्रश्न दिया गया है, बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। पहला कथन है, मेरे देखते तुम बेरहा ना चलने पाओगे। ठीक है, और उसका कारण क्या दिया गया है, बड़े भाई साहब चाहते कि उनका छोटा भाई बुरी संगत के मार्ग से बचा रहे, इसके लिए वे अपने बड़ा होने का फर्ज पूरी तरह से निभाने को तैयार थे। तो देखिए, कथन तो मुझे लग रहा है सही है, और जो उसका कारण दिया गया है वो भी सही है, क्योंकि बेहरा ना चलने पाओगे, इसका तात्पर्य ये है कि तुम कहीं बुरी संगत में ना पड़ो, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और कथन आर, कारण आर जो है वो कथन ए की पूरी सही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन देखते हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, नहीं। कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, ये भी नहीं। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कथन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आ गए अपने दूसरे गद्यांश पर। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। जब भाई साहब डांट देते थे तो लेखक टाइम टेबल बना लेते थे, तो उसी के बाद भी ये बात कही गई है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। यानी कि टाइम टेबल बनाने के बाद भी जो है वो खेलने चले जाते, और खेलने के बाद लौट कर आते तो भाई साहब की डांट का बहुत ही खतरा रहता। यही सारी चीजें उन्होंने इस गद्यांश में बताई हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य लेखक के खेल के प्रति गहन रुचि को दर्शाता है या दर्शाती है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो 4 वाक्य दिए गए हैं और उनके नीचे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो पहले हम चारों वाक्य पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, लेखक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की बजाय खेलने चला जाता था। ये तो सही लग रहा है, तो हम टिक कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, खेलों की उछल कूद फुर्ती दांव घात के प्रति वह आकर्षित था। नहीं, वो वहां आकर्षित नहीं थे, वह वहां पहुंच जाते थे तब इसमें खो जाया करते थे। ठीक है, उनके भाई साहब पढ़ाई ना करने पर उन्हें डांटा करते थे। ये भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, सही तो ये भी वाक्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं, लेखक इस तरह दबे पांव कमरे में आता कि उसके भाई को पता ना चले। तो देखिए, इन्होंने जो पूछा ना, खेल के प्रति गहन रुचि को दर्शाता है। ठीक है, यहां पर बताया गया। तो यहां पर पहला और आपका दूसरा, ये दोनों वाक्य सही है। कौन सा, पहला दूसरा, क्योंकि नीचे वाला जो है वो उनकी डांट के संबंध में है, और चौथा वाला जो है वो कमरे में आते ही डांट पड़ने के संबंध में। जबकि यहाँ पूछा गया है खेल के प्रति गहन रुचि को, तो गहन रुचि सिर्फ इन दोनों ही वाक्य से आ रही है, पहले और दूसरे से, कि खेल टाइम टेबल बनाने की बजाय खेलने चला जाता। यहाँ पे भी उनकी खेल की रुचि बता रहा है। दूसरा, खेलों की उछल कूद फुर्ती और दांव घात के प्रति वे आकर्षित था। ये भी, तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है। ऑप्शन आते हैं केवल पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा नहीं। तो यहाँ पर सही क्या है, पहला और दूसरा, तो हम सेकंड वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, टाइम टेबल पर अमल नहीं होने का परिणाम क्या था। अब टाइम टेबल पे अमल नहीं हो पा रहा था, इसका कारण क्या था। पहला है, मस्ती और खेलों में अधिक रुचि होना, बड़े भाई को डांट का भय समाप्त होना, पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि होना, स्वयं को मुक्त करना। तो यहाँ पर टाइम टेबल पर अमल ना होने का परिणाम ये था कि मस्ती और खेलों में अधिक रुचि होना, उनको खेलों में और मस्ती में ज्यादा रुचि थी, इसलिए वो टाइम टेबल पर अमल नहीं कर पा रहे थे।
लेखक बड़े भाई साहब की आंखों से दूर रहने का प्रयास क्यों करते थे? क्या कारण था कि उनसे दूर रहना चाहते थे? पहला, पढ़ाई करने और उपदेश सुनने से बचने के लिए, सदा खेलने और मस्ती करने के लिए, स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने के लिए, भाई साहब के टाइम टेबल का पालन करने के लिए। तो वो हमेशा उनकी आंखों से दूर रहना चाहते थे ताकि उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े और उपदेश ना सुनने पड़े। उपदेश अर्थात उन्हें डांटना सुननी पड़े, पढ़ाई ना करने के कारण उन्हें डांटना पड़े। बड़े भाई साहब को नसीहत का अवसर कब मिल जाता था? वो कौन सा समय था जब उन्हें नसीहत देने का अवसर मिलता था? जब लेखक खेल कर आता, जब लेखक पढ़ाई नहीं करता, पहला दूसरा दोनों सही है। जब लेखक भाई साहब का कहना मानता, तो उन्हें नसीहत देने का अवसर कब मिलता था? जाहिर सी बात है, जब वो खेल खेलता रहता और जब पढ़ाई ना करता, तो फिर ये उपदेश देने का शुरू करते। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, मौत और विपत्ति के बीच से क्या अभिप्राय है? मौत और विपत्ति के बीच, इस शब्द का क्या मतलब है? पहला है भयानक स्थिति, दूसरा ऐसी स्थिति जिनमें बचने का कोई आसार नजर ना आता हो, ऐसी स्थिति जिनमें व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बना रहे, ऐसी स्थिति जिसमें आत्मग्लानि का अनुभव हो। तो देखिए, मौत और विपत्ति ऐसा है कि जिनसे हम बच नहीं सकते। तो सीधा क्या, ऐसी स्थिति जिनसे बचने का कोई आसार नजर ना आता हो, ऐसी स्थिति के बारे में बताया गया है। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 पे। इसे भी जैसे भी हमने पहले 2 गद्यांश पढ़े, उसी तरीके से ध्यान से इनको भी पढ़ेंगे। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या था? आप मतलब जब बड़े भाई साहब डांटते ना, तो उसके बाद क्या होता? जवाब तो दे नहीं सकते थे, तो फिर रोने लगता था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी बातें लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। यानी मेहनत कौन सी? पढ़ाई के नाम से मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले के नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। मतलब जब डांट पड़ता तो अंदर से थोड़ा जमीर जागता, फिर उसके बाद क्या होता, हम टाइम टेबल बना लेते। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। कथन किसका है? ये किसने कहा? ये हमारे लेखक ने कहा है। भाई साहब का है, लेखक के साथी का है, स्वयं लेखक का है। तो ऑप्शन क्या है? स्वयं लेखक का है। नेक्स्ट है, कथन और कारण पर है, टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती थी। यानी कि खेलकूद की कोई जगह नहीं रहती थी। हाँ, अब इसका कारण दिया है, खेलकूद कर देर से घर लौटे छोटे भाई का बड़ा भाई उपदेश और सूक्तियों के माध्यम से ऐसा समझाते कि लेखक ऐसा टाइम टेबल बनाता जिसमें खेलकूद की कोई जगह नहीं होती। तो जो कथन कहा गया है उसका कारण एकदम सही है, क्योंकि जो वो टाइम टेबल बना रहे थे वो भाई साहब के द्वारा डांटे जाने के बाद था। तो उसका सही क्या है? कथन ए और कारण आर बिल्कुल सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भाई साहब की डांट सुनने के बाद निराश हुआ छोटा भाई क्या सोचने लगता? वो क्या सोचते थे? कि मैं घर चला जाता हूँ, पढ़ाई मन लगाकर करूंगा, घर वापस चला जाऊं, पुनः खेलने चला जाऊं, या पढ़ाई करना छोड़ दूं। तो क्या करते थे? वो सोचते थे मैं घर वापस चला जाऊं, जो चीज मेरे मद की नहीं मैं उसमें अपनी हिम्मत क्यों लगाऊं। प्रश्न संख्या 4 है, भाई साहब हर समय छोटे भाई को क्या उपदेश देते थे? पढ़ाई करने का, स्वयं समय व्यर्थ ना करने का, खेल कूद ना करने का, ये उपरोक्त सभी। तो वो ये सारी चीजें ही अपने उपदेश में शामिल करते थे। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 5 है, निराशा के बादल हटने पर छोटा भाई क्या निश्चय करता था? अपने बूते से बाहर का काम नहीं करना, अपना मूर्ख बना रहना मंजूर कर लेना, आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपने दादा के पास चले जाना। तो निराशा के बादल जब छटते थे तो वो क्या सोचते थे कि मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, और इसी के लिए वो टाइम टेबल भी बनाने लगते थे। तो सही क्या था? हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने के बारे में निश्चय करते हैं। अब आ गए हम गद्यांश संख्या 4 पे। यहाँ क्या दिया है? भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती था, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, यानी कि सभी राजा उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका निशान तक मिटा दिया, नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दुनिया दोनों से गया। तो जब हमारे लेखक अव्वल आ गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए, और ऐसा 2 बार हुआ, तो हमारे लेखक को थोड़ा सा घमंड आ गया, और इस घमंड के चलते उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ और भाई का डर छोड़कर वो पूरी तरीके से खेल में मगन हो गए। इस चीज को देखकर बड़े भाई साहब को बहुत गुस्सा आया, और तब उन्होंने ये सारी बातें कही। रावण का उदाहरण दिया कि इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा होते हुए भी घमंड के कारण उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। ये कथन किसका है? ये बड़े भाई साहब ने कहा। तो किसने कहा है ये कथन? बड़े भाई साहब ने। नेक्स्ट है, बड़े भाई की सहज बुद्धि ने क्या भांप लिया था? क्या उन्होंने भांप लिया था? छोटा भाई गुल्ली डंडा खेल कर आया है, छोटा भाई पढ़कर आया है, छोटे भाई को अपने पास होने और प्रथम आने पर घमंड हो गया है, छोटा भाई अब बड़े भाई का पहले जितना सम्मान नहीं करता। तो उन्हें जो है इस चीज का एहसास हो गया था कि छोटे भाई के अंदर अब घमंड आ गया है अपने अव्वल आने का। तो सही ऑप्शन है, छोटे भाई को अपने पास होने और प्रथम आने पर घमंड हो गया है। ये चीज बड़े भाई साहब ने अपनी सहज बुद्धि से भांप लिया था। छोटे भाई को डांटते हुए बड़े भाई ने क्या कहा? छोटे भाई को डांटते हुए उन्होंने क्या कहा? तुम खेलने मत जाया करो, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। रावण के चरित्र से सीख लो, अंग्रेजी आसान विषय नहीं है। तो उन्होंने डांटते हुए क्या कहा था? घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, क्योंकि हमारे लेखक में घमंड आ गया था। नेक्स्ट है, राज्य का गद्यांश के अनुसार चक्रवर्ती रावण के विनाश का मुख्य कारण क्या था? उसका विनाश क्यों हुआ? राज्य का विस्तार करना, सीता का हरण करना, देवता द्वारा गुलामी करवाना, या अभिमान करना। उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण गद्यांश के हिसाब से था उसका अभिमान करना, अर्थात घमंड करना। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है 4 वाक्य, हमें सही ढूंढना है। पहले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दर्शाते हैं कि भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे? अब वो वाक्य हमें बताने हैं जिसमें भाई साहब जो है उपदेश देने की कला में पूरी तरह निपुण थे। पहला है, भाई साहब की सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। तो यहाँ पर उपदेश देने से संबंधित तो कोई बात कही नहीं गई है।
नेक्स्ट है, छोटे भाई के पास होने पर कहते ये थे कि उसे घमंड हो गया है, पर घमंड रावण का भी नहीं चला। ये हमें उनके उपदेश थे, क्योंकि उन्होंने उपदेश देते हुए ही रावण का उल्लेख किया था। नेक्स्ट आते हैं, इम्तिहान पास होने को महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बुद्धि का विकास जरूरी बताते थे। ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं, आदमी को अभिमान करके ना इतराने वाली बात कहते थे। तो ये तीनों ही चीज उनके उपदेश देने की कला में निपुण होने के बात को व्यक्त करती है। तो सही है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा सही है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि पांचवें गद्यांश पर। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़े या ना पढ़े। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया, यानी कि जो है पतंग उड़ाने का, और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कनकने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। तो सेकेंड बार जब वो फर्स्ट आए और भाई साहब फेल हो गए, तो उसके बाद हमारे लेखक की ये कंडीशन हो गई थी जो उन्होंने इस गद्यांश में बताई है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, किसका विचार था कि अब डांटने का अधिकार मुझे नहीं रहा? छोटे भाई का था, मंझले भाई का था, पहला दूसरा था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये विचार किसका था? अब यहाँ पर हम बोले छोटे भाई का या मंझले भाई का, तो यहाँ पर दो ही भाई थे। पहला क्या था आपको बताना है। पहले हमारे बड़े भाई थे, प्रेमचंद जी हमारे सेकंड नंबर के भाई थे, उनके बाद एक भाई और भी था। तो इसको हम यहाँ पर सही लगाएंगे क्या? मंझले भाई का ये विचार था। बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई दी? जब वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, जब वे परीक्षा में फेल हो गए। बड़े भाई साहब के व्यवहार में कब नरमी आई? जब छोटे भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया, जब उन्हें लगा कि वे ज़रूरत से ज़्यादा डांटते हैं। तो नरमी कब आई? जब वे परीक्षा में फेल हो गए और हमारे लेखक प्रथम हो गए थे, तब उनकी बात मतलब डांटने में थोड़ी नरमी आ गई थी। तीसरा प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन क्या है? मैं बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का उचित लाभ उठाने लगा था। ठीक है, अब वो डांट नहीं रहे थे तो सहिष्णुता का सही लाभ उठाने लगा था। तो ये तो हो गया कथन। अब आते हैं, लेखक को ऐसा लगने लगा था कि वह पढ़े न पढ़े पास हो ही जाएगा। देखिए, कथन ए तो सही है, ये बात कही गई है, लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक बड़े भाई के डर से क्या किया करते थे? और अधिक खेलता था, मित्रों से नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, नवीन योजना बनाता था। तो वो क्या करता था? वो थोड़ा बहुत पढ़ता था। पहले तो बहुत ही पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, बहुत कम पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जब तक डर था तब तक थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे। लेखक बड़े भाई साहब को किस बात का संदेह नहीं होना देना चाहते थे? अनुभव के कारण उनकी बात को जानने का, उनका सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया है इस बात का, उनकी पढ़ाई की पुस्तकें उसने फाड़ दी हैं इस बात का, उनकी शिकायत दादा से कर दी है। तो वो किस बात का संदेह नहीं होना देना चाहते थे कि उनका सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया है? वो इस बात का अंदाज़ा नहीं होना देना चाहते थे, संदेह नहीं होना देना चाहते थे। अब यहाँ पर हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पे, यानी कि अब हम पूरे पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के
हाशियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे। उनको ये शौक था ना चित्र बनाने का, तो क्यों? पढ़ने से बचने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, चित्रकारी की प्रमुखता देने के लिए, या खेल कूद से लगाव होने के कारण। पढ़ते पढ़ते जब थक जाते थे तो थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए वो चित्रों को बनाया करते थे, तो दिमाग को आराम देने के लिए। निम्न में से किस मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? कौन सी चीज में वो जल्दबाजी से नहीं पसंद करते थे? खेल कूद में, पढ़ाई में, भोजन करने में, या आराम करने में? तो वो नहीं करते थे पढ़ाई करने में। उन्हें लगता था कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए वो पढ़ाई में किसी तरह की जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि वह अव्वल दर्जे में पास हुआ था, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे, क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे, क्योंकि भाई साहब स्वयं गलतियां करते थे। तो उनकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि भाई साहब उपदेश बहुत दिया करते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, इसलिए उन्हें ये बातें पसंद नहीं आती थी। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए क्या किया? तो बड़े भाई ने छोटे भाई पर रौब जमाने क्या किया? अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, अपने अनुभवों व आयु का महत्व बताया, अध्यापकों के संघर्ष के बारे में बताया, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। तो यहाँ रौब जमाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अनुभव और आयु के महत्व को बताया कि मैं तुमसे बड़ा हूं और हमेशा ही बड़ा रहूंगा, चाहे तुम जितने बड़े हो जाओ कभी मुझसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और बड़े होने के नाते मेरे पास अनुभव तुमसे हमेशा अधिक रहेगा। बड़े भाई साहब का हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? ऐसा क्यों था? क्योंकि वे आलसी थे, क्योंकि वे चीज़ों को गहराई से समझते थे, क्योंकि वे बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता था। तो उनका मानना था कि जब हम कोई इमारत बनाएं तो बुनियाद उसकी हमेशा मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए वे हर काम को साल में 2 या 3 बार करते ज़रूर थे। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? कक्षा में सदैव उपस्थित रहें, कमरे से बाहर न जाएं, खेल कूद में समय ना गवाएं, भोजन अच्छी तरह से करें। तो क्या वो सलाह देते थे कि खेल कूद में समय नहीं गवाओ, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ने का कार्य करो। बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों थे? जो जिस समय वो पढ़ते थे उस समय की शिक्षा प्रणाली के वे विरुद्ध क्यों थे? खेल कूद पर जोर देती है इसलिए, किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर है, बहुत लाभदायकता नहीं है, आदर्शवाद पर आधारित है। तो वो इसलिए विरुद्ध थे क्योंकि ये किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखती है। किताब में जो लिखा है उसे रट लो, उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं होता था, इसलिए वो इसके विरुद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते हैं? तो क्वेश्चन समझिएगा, कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते हैं। कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यास्पद बना सकता है। तो ये तो हमें लग रहा है बिल्कुल सही है, प्रेरणा देता है। कथनी बोलना और करना, ये हम अगर हम अलग अलग करते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो हास्यास्पद बन सकती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी छात्र जीवन का आवश्यक अंग है। तो ये भी हमें कहानी हमें प्रेरणा देती है। केवल परीक्षा से पहले ध्यान लगाकर पढ़ लेने से प्रथम आ सकते हैं, नहीं, ये बात कहानी हमें प्रेरणा नहीं देती है। बड़े भाई साहब ज्ञान की बातें लेखक को आसानी से समझा देते थे, नहीं, ये भी किसी तरह की कोई प्रेरणा नहीं है। तो सही है पहला और दूसरा। तो यहाँ पर आते हैं ऑप्शन केवल पहला दूसरा, तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर प्रभाव जमाना क्यों खत्म हो गया था? क्या कारण था उन्होंने प्रभाव जमाना खत्म कर दिया था? छोटे भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया था इसलिए, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया इसलिए, छोटा भाई अपनी मनमानी करने लगा, छोटा भाई दूसरे कक्ष में रहने लगा। तो सही क्या है इसका हमारा कि जो है छोटा भाई जो है वो कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। लेखक की हिम्मत कब टूट जाती है? जब भाई साहब खेलने को कहते हैं, जब भाई साहब पढ़ने को कहते हैं, जब भाई साहब डांटते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ लेखक की हिम्मत कब टूट जाती थी? जब भाई साहब डांटते थे, तब उनकी जितनी हिम्मत थी वो टूट जाया करती थी।
लेखक को कौन सा काम पहाड़ जैसा लगता था? खेलना कूदना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, दिन रात भाई साहब के साथ घूमना। तो उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था पढ़ाई करना, वो उनके लिए बहुत टफ काम था। बड़े भाई साहब स्वभाव में कैसे थे? अब उनका बिहेव मतलब नेचर कैसा था? खेलने कूदने वाले, आरामदायक जीवन जीने वाले, जल्दबाजी करने वाले, अध्ययनशील। तो वो कैसे थे? वे थे अध्ययनशील, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले। लेखक की स्वयं के विषय में क्या धारणा बन गई थी? वह बिना पढ़े ही प्रथम आएगा, वह कक्षा में फेल ही होगा, वह अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ पाएगा, वह बड़े भाई साहब की बराबरी कर पाएगा। तो उसकी ये धारणा बन गई थी कि वो पढ़े ना पढ़े वो प्रथम आ जाएगा, वह बिना पढ़े जो है प्रथम आ जाएगा। ये धारणा उन्होंने बना ली थी। दूसरी बार पास होने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब हमारे लेखक प्रथम आ गए और पास हो गए और भाई साहब फेल हो गए, तो क्या परिवर्तन आया? लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, लेखक को बड़े भाई पर दया आने लगी, लेखक दुविधाग्रस्त हो गए, लेखक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ था? लेखक को बड़े भाई पर दया आने लगी थी कि बेचारे वो इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी बार भी वो फेल हो गए, तो उन्हें दया आने लगी थी। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? संघर्ष करने से, अनुभव से, पढ़ने से या उपरोक्त सभी से? तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ हमें अनुभव से आती है। अब हम जीवन जैसे जीते हैं उसमें हमें जो जो चीजें सामने हमारे आती हैं वो अनुभव ही हमें जीवन जीने की समझ सिखाता है। तो यहाँ पर समाप्त हुए हमारे इस गद्य खंड के प्रथम अध्याय यानी कि बड़े भाई साहब के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो इसी तरीके से मैं आगे और भी अध्यायों के आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ रही हूँ। तो ध्यान से हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। मिलती हूँ अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।